हेलो स्टूडेंट, कृषि विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कृषि विज्ञान विषय में हम 12th क्लास में अपना जो क्रॉप प्रोडक्शन वाला जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर रहे थे। क्रॉप प्रोडक्शन में हमने इससे पहले की क्लासों में जो अपनी सीरियल्स क्रॉप है, अनाज वाली फसलें, उनके बारे में कंप्लीट बात कर ली। उसके अलावा अपनी जो पल्सेज क्रॉप है, दलहनी फसलें, उनके बारे में कंप्लीट जो बात है वो हमने कर ली। लास्ट हम पढ़ रहे थे अपनी ऑयल सीड, तिलहनी फसलों के बारे में। तिलहनी फसलों में हमने इससे पहले की क्लास में मूंगफली के बारे में बात की, तिल की खेती के बारे में बात की, और लास्ट अपन ने बात की थी सोयाबीन की खेती। इससे आगे अपनी इंपोर्टेंट क्रॉप आज की रहेगी सूरजमुखी सनफ्लावर कल्टीवेशन। सूरजमुखी की खेती जो कि एक महत्वपूर्ण तिलहन फसल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मानी जाती है। कई बार इसमें से जो अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी आज की अपन सूरजमुखी की खेती। तो चलो अपन चलते हैं अपने सूरजमुखी के खेत में। सबसे पहले बात करते हैं सूरजमुखी में इसके जो सामान्य सा जो परिचय है उसकी अपन बात करते हैं। सामान्य परिचय में सभी क्रॉप्स में हम देखते हैं उसका बोटनिकल नेम क्या है, उसकी फैमिली क्या है, उसके क्रोमोसोम नंबर कितने हैं और कहां से उसकी उत्पत्ति हुई है। तिलहनी फसल है तो उसमें तेल की मात्रा कितनी है, क्या क्या उसके इंपोर्टेंट पॉइंट है, इन सभी के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सूरजमुखी के बोटनिकल नेम। तो सूरजमुखी जो है इसका बोटनिकल नेम होता है हेलिएंथस एनुअस। हेलिएंथस एनुअस। देखो बोटनिकल नेम अपन एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो सभी के अपने को याद होने जरूरी हैं। अब एक साथ अपन बोटनिकल नेम को याद भी नहीं कर सकते। इसका याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कोई भी क्रॉप, कोई भी सीड आपको दिखता है तो उसको उसके बोटनिकल नेम से आप बोला करो, तो आपको इजीली जो है वो याद हो जाएंगे। अन्यथा अपन अगर एक साथ इनको लिख के याद करेंगे तो अपने याद होने वाले नहीं है। तो जो भी क्रॉप अपने को दिखाई देती है, जैसे चना दिखाई दिया तो साइसर एरेटिनम, जैसे अपने को गेहूं दिखाई दी तो ट्रिटिकम एस्टिवम। कोई भी क्रॉप अपने को दिखाई देती है तो उसका बोटनिकल नेम जो है वो अपने पहले निकलना चाहिए, तो अपने बोटनिकल नेम है वो इजी वे में याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन बात करें इसकी फैमिली की, कौन से परिवार से जो ये फसल है वो बिलोंग करती है। तो इस अपनी सूरजमुखी की जो फैमिली है वो है एस्टेरेसी या कंपोजिटी भी जिसको अपन बोलते हैं। उसके बाद बात करें क्रोमोसोम नंबर, गुणसूत्र संख्या की, तो सूरजमुखी में गुणसूत्र की जो संख्या होती है 2n बराबर 34। ठीक है। उत्पत्ति की अगर अपन बात करें तो उत्पत्ति जो है वो अपने मध्य अमेरिका या मेक्सिको सिटी जो है वो इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। तो सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मेक्सिको या मध्य अमेरिका, कोई सा भी आ जाए वही क्या होगा, इसका उत्पत्ति स्थान होगा। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो इसका जो पुष्पक्रम है उसको अपन बोलते हैं मुंडक। सूरजमुखी का जो पुष्पक्रम है या ये ऐसा जो पुष्प होता है, पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है? मुंडक, या उसको अंग्रेजी कैपिटुलम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब इस पुष्प में बीज बनते हैं, उस बीज को क्या बोलते हैं? एकेन। बीज को क्या बोला जाता है? एकेन। तो ये जो पुष्पक्रम है इसको अपन क्या बोल देंगे? कैपिटुलम या मुंडक, और इसमें जो बीज बनेंगे उसको अपन बोलेंगे एकेन। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं इसमें ऑयल परसेंटेज की, प्रोटीन परसेंटेज की, कितना इसमें तेल होता है, कितना इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो तेल की अगर अपन बात करें तो मुख्य तिलहनी फसल है तो इसमें जो तेल की मात्रा है वो होती है 45 से 50% इसमें तेल पाया जाता है मूंगफली के बीजों में। अगर प्रोटीन की अपन बात करें तो सोयाबीन के बाद प्रोटीन इसमें 40% सर्वाधिक होता है। सोयाबीन में 40 से 42 या 43.2 तक की रेंज भी मानते हैं। सबसे अधिक सोयाबीन में, उसके बाद अपना सूरजमुखी में प्रोटीन की मात्रा जो है वो होती है। इसका जो तेल है वो अपने हार्ट जो पेशेंट है उनके लिए उपयोगी रहता है। ठीक है। तो सूरजमुखी का तेल हृदय रोगियों के लिए अच्छा रहता है और यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ठीक है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जमा हो जाता है अपने शरीर में, उसको कम करने के लिए जो सूरजमुखी का तेल है वो उपयोगी रहता है। इसमें एक रासायन होता है, कौन सा होता है? लिनोलिक। लिनोलिक जो है इसकी मात्रा होती है 64%। कितनी होती है? 64% इसमें लिनोलिक की मात्रा पाई जाती है, जो क्या करता है? शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाने में सहायक है। और सबसे अधिक लिनोलिक की मात्रा किसमें पाई जाती है? अपने सूरजमुखी में 64%। इसके अलावा तिल में, अलसी में भी लिनोलिक अम्ल जो है वो पाया जाता है, इसकी मात्रा 50 से 55% के आसपास होती है।
लेकिन सर्वाधिक जो है वो अपनी सूरजमुखी में होती है लिनोलिक की मात्रा। तो ये क्या करेगी, शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करेगी। तो जो भी अपने हार्ट के पेशेंट है उनके लिए सूरजमुखी का जो तेल है वो बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसमें और आगे अपन बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो सूरजमुखी के तेल में लिनोलिक अम्ल जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी हमने बात कर ली। उसके बाद सूरजमुखी का जो सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे अधिक उपयोग जो किया जाता है वो किया जाता है तेल में। तेल निर्माण में जो सूरजमुखी है इसका उपयोग किया जाता है, इसका तेल बनाया जाता है। ठीक है, तिलहनी फसलें हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके उत्पादन की, कहां पे इसका उत्पादन जो है वो अधिक होता है। तो उत्पादन की अगर अपन बात करें तो जहां से इस क्रॉप की उत्पत्ति हुई है वहीं क्या है, इसका सबसे अधिक उत्पादन होता है। तो उत्पत्ति अपनी सूरजमुखी की कहां से हुई है, अमेरिका से। तो अमेरिका में क्या होगा, इसका सबसे अधिक प्रोडक्शन देखा जाता है अमेरिका में। अपने भारत की अगर अपन बात करें, भारत में सर्वाधिक उत्पादन इसका कहां पे होता है, तो भारत में इसका सर्वाधिक उत्पादन होता है कर्नाटक राज्य में। कर्नाटक जो राज्य है वो सूरजमुखी का सबसे अधिक उत्पादन करता है। अपने राजस्थान का जो सूरजमुखी उत्पादन में चौथा स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने राजस्थान की, आपनो राजस्थान। तो राजस्थान की अगर अपन बात करें तो राजस्थान में सबसे अधिक सूरजमुखी का उत्पादन कहां होता है, झालावाड़ जिले में। झालावाड़ जो जिला है वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी यहां से निकलता है, सबसे अधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है राजस्थान का, तो वो भी अपना झालावाड़ जिला है। तो झालावाड़ में सबसे अधिक सूरजमुखी की खेती और सबसे अधिक उत्पादन झालावाड़ से किया जाता है। उसके अलावा भरतपुर है, गंगानगर है, भीलवाड़ा जो जिले हैं वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। तो ये बात हो गई इसके प्रोडक्शन की। उसके अलावा अगर तिलहनी फसलों में अगर अपन बात करें कि सबसे अधिक तिलहनी फसलों में कौन सी फसल की खेती होती है, तो तिलहनी फसलों में चौथा स्थान है अपनी किसका, सोयाबीन का। ठीक है, सबसे अधिक अपनी मूंगफली, मूंगफली के पश्चात सोयाबीन, सोयाबीन के पश्चात अपनी तिल और तिल के पश्चात अपनी सूरजमुखी आती है, जिसका उत्पादन अपने भारतवर्ष में होता है। तिलहनी फसलों में अगर अपन बात करें तो भारत में सबसे अधिक तिलहन में काम में लिए जाने वाला जो तेल है वो मूंगफली का है प्रथम स्थान पे। विश्व की अगर अपन बात करें तो सबसे अधिक सोयाबीन का काम में लिया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अपने ऑयल सीड क्रॉप की जिनकी हमने बात की। तो ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए जिसमें हमने बोटनिकल नेम की बात की, हेलियंथस एनुअस फैमिली की बात की, एस्टेरेसी कंपोजिटी क्रोमोसोम नंबर की बात की 34, उसके अलावा इसकी उत्पत्ति की बात की अमेरिका की, उसके अलावा इसके उपयोग की बात की। तो मुख्य जो उपयोग है वो इसका हृदय रोगियों के लिए किया जाता है। हृदय रोगियों में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करने के लिए इसमें एक अम्ल पाया जाता है लिनोलिक अम्ल, जिसकी मात्रा सबसे अधिक सूरजमुखी में होती है 64%। ये क्या करेगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को घटाएगा और जो है इसका उपयोग अपन करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की इसके प्रोडक्शन की, तो सबसे अधिक उत्पादन इसका अमेरिका में, अपने भारत की अगर अपन बात करें तो कर्नाटक में, और अपने राजस्थान की अगर अपन बात करें तो झालावाड़ जिला जो है वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट इसकी अन्य क्रॉप के समान हम बात करते हैं क्लाइमेट की, किस प्रकार की जलवायु की सूरजमुखी जो है इसकी फसल को आवश्यकता होती है। तो अभी तक जितनी भी अपन क्रॉप पढ़ते आ रहे हैं वो कोई रबी सीजन की थी, कोई खरीफ सीजन की थी, लेकिन सूरजमुखी एक ऐसी क्रॉप है जिसको रबी, खरीफ और जायद तीनों मौसम में इसको उगाया जा सकता है। रबी की फसल के साथ में भी उगाया जा सकता है, खरीफ के साथ में भी, और जायद वाली फसलों के साथ में भी इसकी खेती जो है वो की जा सकती है। ठीक है, ये बात हो गई अपनी सूरजमुखी की। अब इसको किस प्रकार की क्लाइमेट की आवश्यकता है, तो क्लाइमेट की अगर अपन बात करें तो अपनी जो सूरजमुखी है वो समशीतोष्ण और शीतोष्ण जलवायु की फसल है, यानी कि शीत ऋतु की मुख्य ये फसल मानी जाती है। वैसे इसको तीनों ही मौसम में क्या है उगा सकते हैं अपन आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान जो रहता है वो रहता है अपना 20 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पे ये फसल अधिक ग्रोथ करती है, अधिक उपज या प्रोडक्शन अपने को इससे मिलता है। तो ये बात हो गई इसकी क्लाइमेट की, समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु की ये फसल है और इसकी खेती के लिए अनुकूल जो तापमान रहता है वो रहता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। उसके अलावा तीनों ही सीजन में इसकी खेती जो है वो की जाती है। और प्रकाश प्रदीप्ति कालिता के आधार पे अगर अपन बात करें तो ये शॉर्ट डे प्लांट है। ठीक है, अपन पढ़ते हैं, सॉरी डे नेचुरल, डीएनपी प्लांट है, डीएनपी
DNP डे नेचुरल प्लांट, इसको प्रकाश प्रदीप्तिकालिता के आधार पे माना जाता है। ठीक है, यानी कि प्रकाश की अवधि का इसके पौधे पे कोई विशेष प्रभाव नहीं रहता। जैसे अपन बात करते हैं शॉर्ट डे प्लांट और अपने लॉन्ग डे प्लांट और अपने डे नेचुरल प्लांट, तो सूरजमुखी कैसी है, अपनी डे नेचुरल प्लांट मानी जाती है। ठीक है, ये बात हो गई इसकी क्लाइमेट की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके लिए सोइल की, किस प्रकार की मृदा की इसकी फसल को आवश्यकता होती है और कौन सी मृदा में सबसे अधिक उत्पादन जो इसकी फसल से देखा जाता है। तो अपन बात करें सोइल की, तो उचित जल निकास वाली दोमट जो मृदा है वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त रहती है और मृदा का जो पीएच मान है वो रेंज रखते हैं अपन 6.5 से 8.5, जो कि एक उदासीन प्रवृत्ति की जो मृदा होती है दोमट प्रकार की, वो इसकी खेती के लिए उपयुक्त है। तो ये बात होगी इसके लिए सोइल की। अब सोइल में और अपन क्या करते हैं, खेत की तैयारी करते हैं। भाई सबसे पहले अपनी क्लाइमेट अपनी फसल के अकॉर्डिंग है कि नहीं, उसके बाद अपन देखते हैं अपनी सोइल मृदा जो है वो उस फसल के अकॉर्डिंग है कि नहीं। तो सोइल में हमने देख लिया कि अपनी दोमट प्रकार की अपनी मृदा है और उसका पीएच मान जो है वो 6.5 से 8.5 है, तो वो अपन उसमें सूरजमुखी की जो खेती है वो अपन आसानी से कर सकते हैं, कोई समस्या अपने आने वाली नहीं है। अब सोइल का चुनाव कर लिया तो उस मृदा को अपन क्या करेंगे, तैयार करेंगे। तैयार कैसे, खेत के लिए अनुकूल बनाएंगे अपनी खेती के लिए। तो उसमें कुछ सस्य क्रियाएं हैं जो की जाती है, जैसे प्राथमिक भूपरिष्करण की क्रियाएं हैं वो उसके लिए अपन करते हैं, जिसमें अपन गहरी जुताई करते हैं, उथली जुताई करते हैं और कीटनाशक, मेन्योर, फर्टिलाइजर, इन सभी का प्रयोग अपनी मृदा में करते हैं ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी हो और वो फसल अपनी अधिक उत्पादन अपने को दे सके। तो सबसे पहले अपन लैंड प्रिपरेशन में देखते हैं, उसका प्राथमिक भूपरिष्करण में गहरी जुताई की जाती है। तो सबसे पहले गहरी जुताई करते हैं, उसके पश्चात उथली जुताई करते हैं 1 या 2 बार, और लास्ट जुताई के समय उसमें मेन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो मिला दिए जाते हैं। उसके अलावा कुछ जो इंसेक्टिसाइड है, कीटनाशक जैसे मिथाइल डेमाटोन का प्रयोग भी अपन अपनी खेत में कीटों के भूमिगत कीटों के प्रकोप से बचने के लिए करते हैं। नेक्स्ट अपनी इसमें आती है किस्म, कौन कौन सी जो वेराइटी है उनका अपने को चुनाव करना चाहिए अपने क्षेत्र में अपनी फसल का अधिक उत्पादन अपने को लेने के लिए। तो कौन सी इसकी ऐसी इंप्रूव्ड वेराइटी है जिनका चुनाव अपने को करना चाहिए, उनकी अपन बात करते हैं। सबसे पहली इसकी किस्म है BSH1 और ये क्या है, प्रथम संकर किस्म है। प्रथम संकर किस्म है कौन सी, BSH1। BSH1 क्या है, अपनी प्रथम संकर, प्रथम फर्स्ट हाइब्रिड किस्म है। उसके पश्चात अपनी आती है CO5, उसके अलावा DRSH1, उसके अलावा KBSH1, उसके अलावा TAS82, एमसन रिकॉर्ड, मोल्डन और सूर्या। ये किस्में जो हैं इनसे उत्पादन जो है वो अधिक मिलता है और उनकी खेती जो अपने भारतवर्ष में और अपने राजस्थान में अधिक की जाती है सोयाबीन की फसल के लिए, सोयाबीन के उत्पादन के लिए। तो ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। BSH1 जो कि प्रथम संकर किस्म है, उसके अलावा CO5 है, उसके अलावा DRSH1 है, KBSH1 है, TAS82 है, एमसन रिकॉर्ड है और मॉडर्न है, सूर्या है, जिनकी खेती अपने को करनी चाहिए अधिक अच्छे उत्पादन के लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं इसके लिए नेक्स्ट बीज दर, जो सीड रेट अपन देखते हैं, सीड ट्रीटमेंट अपन देखते हैं और सोविंग अपना मेथड है उसकी अपन बात करते हैं। भाई अपन ने किस्म का चुनाव कर लिया, मृदा का चुनाव कर लिया, जलवायु जो है उस फसल के अकॉर्डिंग हमने चूज कर ली। अब अपन क्या करेंगे, अपने को बीज की रिक्वायरमेंट है, बीज अपने को चाहिए। अब बीज अपन कितना लेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, उसकी अपन बात करते हैं। तो सूरजमुखी की जो फसल है उसके लिए 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपनी संकर किस्मों के लिए 8 किलोग्राम बीज की अपने को आवश्यकता है 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। ठीक है, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपने को कितना बीज चाहिए, 8 किलोग्राम। 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं, ठीक है, 1 हेक्टेयर में वर्ग मीटर होते हैं 10,000 वर्ग मीटर, जो कि अपन ने पहले भी चर्चा की है। तो 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपने को 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता है अगर अपने पास संकर किस्म है। तो अगर अपने पास स्थानीय या देसी किस्मों की हम बुआई कर रहे हैं तो उसके लिए अपने को बीज चाहिए 10 से 12 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। ठीक है, क्लियर। बीज कितना चाहिए अपने को, 8 किलोग्राम, कितने क्षेत्र के लिए, 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। अगर हम देसी किस्म का चुनाव कर रहे हैं तो बीज दर है वो थोड़ी अधिक लेते हैं, क्योंकि उनमें जर्मिनेशन पर जो परसेंटेज है वो कम होती है और उसमें फिजिकल प्योरिटी भी कम होती है।
कुछ उसमें कंकड़ पत्थर भी रहते हैं, तो इसलिए जो है वो बीज दर है वो अधिक काम में लेते हैं स्थानीय किस्मों की संकर किस्मों की तुलना में। संकर जो किस्म है उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज भी अधिक होगी, फिजिकल प्योरिटी है वो भी उसकी अधिक होगी, 98% के आसपास होगी, और उसकी रियल वैल्यू वास्तविक जो मान है वो भी 75% से अधिक होगा। तो उस किस्म का चुनाव करेंगे तो उसके लिए बीज दर अपने को 8 किलोग्राम चाहिएगी। नेक्स्ट बात करें अपन इसके बीजोपचार की, तो बीजोपचार के लिए सभी फसलों में अगर अपन बात करें तो FIR फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोम कल्चर जो है उसका प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं अपन सूरजमुखी की खेती के लिए तो फंगीसाइड के रूप में थायरम का प्रयोग किया जाता है। थायरम की जो मात्रा है 3 से 4 ग्राम 1 किलो बीज को उपचारित करने के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, थायरम जो है वो पाउडर नुमा आता है, उसके अलावा ट्राइकोडर्मा भी काम में ले सकते हैं, तो ट्राइकोडर्मा भी अपना पाउडर नुमा आता है। तो बीज को थोड़ा सा गीला करके उसमें उस पाउडर को मिला दिया जाता है और अच्छे से उसको मिक्स कर दिया जाता है ताकि वो थायरम या अपना जो ट्राइकोडर्मा है वो बीज के अच्छे से चिपक जाए। उससे क्या होगा, उसमें फफूंद जनित जो रोग हैं वो शुरुआती समय में नहीं लगेंगे और अपना बीज जो है वो अच्छे से स्वस्थ पौधा अपना जर्मिनेट होगा। बीज उपचार की हमने बात की। नेक्स्ट अपन बात करेंगे इसके अंतरण दूरी की। तो जो सूरजमुखी का जो प्लांट है वो बड़ा प्लांट होता है, इसलिए इसमें स्पेसिंग जो है वो अधिक रखी जाती है। तो सूरजमुखी के लिए R/P जो रखी जाती है वो रखी जाती है 60/20। 60 यहाँ पे क्या है, रो टू रो डिस्टेंस, 20 यहाँ पे क्या है, प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस, यानी कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी अपन रखेंगे 60 सेंटीमीटर। जैसे अपनी ये पंक्ति है, दूसरी पंक्ति, इनके मध्य की जो दूरी है वो रखेंगे अपन 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और प्लांट टू प्लांट यानी कि एक प्लांट यहाँ पे लगा दिया, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे, पांचवा, तो इनके मध्य की जो दूरी है वो रखेंगे अपन 20 सेंटीमीटर। तो ये अपनी हो गई अंतरण दूरी। इस अंतरण दूरी पे अपन क्या करेंगे, सीड ड्रिल की सहायता से इसकी बुआई की जाती है। ठीक है, अब बुआई का समय क्या रहेगा, तो अपन जलवायु में हमने बात की थी। जलवायु में हमने देखा था कि इसकी जो फसल है उसकी जलवायु जो तीनों सीजन में इसकी जो खेती है वो की जाती है, यानी कि रबी में भी इसकी खेती करते हैं, खरीफ में भी इसकी खेती करते हैं और जायद में भी इसकी खेती करते हैं। तो खरीफ ऋतु में इसकी बुआई अगर कर रहे हैं तो उन क्षेत्रों में इसकी बुआई की जाएगी 15 जून से 15 जुलाई के मध्य। अगर रबी ऋतु में इसकी अगर अपन बुआई कर रहे हैं तो उनमें जो बुआई है वो की जाएगी 15 नवंबर से 15 दिसंबर के मध्य। और जायद ऋतु में अगर इसकी बुआई कर रहे हैं तो जायद ऋतु में इसकी बुआई होगी 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य। इस समय में क्या करेंगे, अपनी जो बीज है, अपनी जो फसल है सूरजमुखी की जो खेती है वो अपन उसकी बुआई करते हैं। तो ये कंप्लीट बात हो गई इसकी शुरुआती स्टेज की। अपन ने क्लाइमेट का चुनाव किया, मृदा का चुनाव किया, उन्नत किस्में ली और उनको खेत में बुआई कर दी। अब बुआई करने के बाद उसमें क्या देखेंगे, बुआई करने के बाद मुख्य रहता है उसमें जो पोषक तत्व हैं उसकी मात्रा। तो पोषक तत्व के लिए अपन मेन्योर एंड फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं। उसके अलावा उसकी इरिगेशन मैन रहती है। उसके अलावा उसकी जो इंट्रा कल्चर है यानी कि अंतरा कृषि, इसमें अपन खरपतवारों का नियंत्रण करते हैं, वो इंपोर्टेंट रहते हैं। पौध संरक्षण इसमें सबसे इंपोर्टेंट रहता है, कौन से कीट कौन से रोग जो है वो इसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसके पश्चात अपनी फसल तैयार हो जाती है। तो नेक्स्ट टॉपिक अपन लेते हैं इसमें खाद एवं उर्वरक की। कितने खाद और उर्वरक हैं जिनकी इसको आवश्यकता होती है। तो खाद एवं उर्वरक की अगर अपन बात करें तो खाद एवं उर्वरक में मुख्यतः अपन मुख्य पोषक तत्वों की ही बात करते हैं, जिसमें अपन नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पोटास हो गया। उसके अलावा मेन्योर में अपन जो है वो अपना FIM गोबर की खाद है उसका प्रयोग किया जाता है। तो सूरजमुखी की जो फसल है उसके लिए FIM की मात्रा काम में लेते हैं 10 टन प्रति हेक्टेयर 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो काम में ली जाती है 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के लिए। फास्फोरस के लिए काम में लेते हैं 45 से 50 किलोग्राम फास्फोरस और पोटास काम में लेते हैं 50 से 60 किलोग्राम पोटास 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये बात हो गई इसके मेन्योर एंड फर्टिलाइजर की। इसमें एक समस्या देखी जाती है, जैसे अपन बात करें ये मूंगफली का सूरजमुखी का एक पुष्प है और इस पुष्प के बीच में क्या लगते हैं, ये जो बीज हैं उनका निर्माण होता है। तो कई बार ये जगह जो है वो खाली रह जाती है। ये खाली कौन से पोषक तत्व की कमी के कारण रहती है, ये रहती है पोटेशियम पोषक तत्व की कमी के कारण। तो इस प्रकार की समस्या अगर देखी जाती है तो अपन किसका प्रयोग करेंगे, अपने पोटेशियम का प्रयोग अधिक मात्रा में करते हैं। ये इसमें एक मुख्य विकार है, यानी कि खाली जगह जो है वो बीज निर्माण वाली जगह पे रह जाती है, खाली स्थान रह जाता है।
ठीक है। तो मेन्योर एंड फर्टिलाइजर की बात कर ली। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे अपन इरिगेशन की, सिंचाई की। से समय में जो सूरजमुखी है इसको सिंचाई की अधिक आवश्यकता होती है, जिसको अपन बोलते हैं क्रिटिकल स्टेज, सीआर के नाम से इसको जानते हैं, या क्रांतिक अवस्था उसको बोला जाता है। ठीक है। क्रांतिक अवस्था क्या होती है, जैसा कि इससे पहले भी अपन पढ़ते आ रहे हैं और सिंचाई वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से इसको अपन ने डिस्कस किया था, क्रांतिक अवस्था के बारे में, जलमांग के बारे में, इन सभी के बारे में। तो जो अपनी सूरजमुखी की खेती है उसमें 3 अवस्थाएं ऐसी आती है जिनमें सबसे अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। अगर उस समय में अपन सिंचाई नहीं करेंगे तो अपना जो प्रोडक्शन या उत्पादन जो है वो अपने को बहुत कम मिलता है। अब वो अवस्था कौन कौन सी है? सबसे पहली अपनी है पुष्पन के समय, जिस समय उसमें फ्लोर, पुष्प बनना शुरू होते हैं, उस समय क्या करनी है अपने को? पहली इरिगेशन करनी है। ठीक है। दूसरी इरिगेशन की अगर अपन बात करें, डिस्क बनते समय, डिस्क बनते समय जो है दूसरी इरिगेशन की जाती है। अब डिस्क क्या है? इसके बीच में जो है वो काला काला बनना शुरू हो जाता है इस टाइप की सतह पे, तो उसको अपन बोलते हैं डिस्क निर्माण। तो उस समय क्या करेंगे? इसमें सिंचाई की जाती है। तीसरी इसमें सिंचाई की मुख्य अवस्था रहती है दाना निर्माण के समय, जिस समय इसमें इस प्रकार से जो सीड है वो बनना प्रारंभ हो जाएंगे, उस समय क्या करेंगे? इसमें अपन सिंचाई करेंगे। तो ये अपनी 3 मुख्य अवस्थाएं हो गई, जिसमें अपन क्या करेंगे? पुष्पन, फ्लोरिंग के समय सिंचाई करेंगे, डिस्क निर्माण के समय सिंचाई करेंगे और दाना बनते समय सिंचाई करेंगे। ठीक है। इसको आपने अच्छे से समझ लिया, पुष्प किस प्रकार से आता है, दाना किस प्रकार से आता है। तो अब अपन आगे चलते हैं इसमें इंट्राकल्चर, जिसमें अपन बात करेंगे अंतराकृषि की। अंतराकृषि में जो खरपतवार है उसको अपन किस प्रकार से नियंत्रण जो है वो करें। तो अंतराकृषि की अगर अपन बात करें तो मैकेनिकली जो है वो हाथ से निराई गुड़ाई 3 से 4 सप्ताह के बुआई के बाद अपन सभी फसलों में करते हैं, तो वो सभी में अपन समान लिख सकते हैं। नेक्स्ट अपना सबसे इंपॉर्टेंट अंतराकृषि में रहता है हर्बिसाइड, शाकनाशी का प्रयोग। शाकनाशी है, उस कौन सा शाकनाशी जो है वो उस फसल में काम में लेंगे, किस समय उसमें काम में लेंगे, कितनी उसकी मात्रा काम में लेंगे खरपतवारों के नियंत्रण के लिए। तो शाकनाशी में अगर अपन बात करें तो पेंडामेथालिन का प्रयोग किया जाता है खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। उसके अलावा एलाक्लोर या लासो, जिसका व्यापारिक नाम है, लासो का प्रयोग भी अपनी सूरजमुखी में खरपतवारों को नियंत्रित करने के लिए अपन काम में लेते हैं, जिसका मुख्य नाम क्या है? एलाक्लोर, और अपना व्यापारिक नाम क्या है? लासो। लासो का प्रयोग भी इसमें खरपतवारों को नियंत्रण करने के लिए काम में लेते हैं। तो पेंडामेथालिन जो है उसका प्रयोग हमें किस समय करना चाहिए? जैसा अपन बात करते हैं सभी फसलों में फ्लूक्लोरेलिन है, तो फ्लूक्लोरेलिन का प्रयोग हमेशा बुआई से पहले काम में लिया जाता है, और अपना पेंडामेथालिन जो है उसका प्रयोग हमेशा बुआई के बाद और अंकुरण से पहले अपन काम में लेंगे। और नेक्स्ट अपना आता है 2,4-D हो गया, आइसोप्रोटोयूरोन हो गया, मेट सल्फायूरोन हो गया। ये सभी क्या है? ये ले बाई के रूप में, यानी कि खड़ी फसल में छिड़काव के द्वारा इनको खरपतवारों को नियंत्रण अपन करते हैं। तो पेंडामेथालिन जो है उसका प्रयोग किया जाएगा बुआई के तुरंत बाद। जिस समय सूरजमुखी की बुआई करेंगे उनके तुरंत पश्चात क्या करेंगे? अपन पेंडामेथालिन का छिड़काव करेंगे। पेंडामेथालिन की मात्रा लेंगे 3 से 3.5 किलो, 3.5 लीटर जो है वो 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपन काम में लेंगे। तो ये अपना हो गया पेंडामेथालिन का प्रयोग। 3 से 3.5 लीटर जो मात्रा है वो इसकी काम में ली जाती है। नेक्स्ट इसमें अपन बात करते हैं इसमें लगने वाले कीटों की। कौन कौन से कीट जो हैं वो इसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से जो रोग हैं वो इसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला अपना आता है कीट। सूरजमुखी की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीट कौन कौन से हैं? तो सूरजमुखी जो है उसको जो नुकसान पहुंचाने वाले कीट है उनमें मुख्य है अपना कटवर्म, हरातेला, सफेद मक्खी। ठीक है। ये सभी क्या इसको नुकसान पहुंचाते हैं। हरातेला हो गया, सफेद मक्खी हो गया, ये रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों से, फ्लावर से रस चूसने का कार्य करते हैं। कटवर्म जो है ये पत्ती को कुतरने का, काटने का कार्य करता है। ठीक है। ये इसमें मुख्य लगने वाले कीट हैं, जिसका नियंत्रण अपन किससे करेंगे? या तो एंडासल्फान का प्रयोग करेंगे या मिथाइल डेमाटोन का प्रयोग करेंगे। 1 लीटर और 1.25 लीटर मात्रा का अपन 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए प्रयोग करते हैं, अगर इन कीटों का प्रकोप अपनी खड़ी फसल में देखा जाता है तो। उसके अलावा एक शत्रु पक्षी भी इसका है। सूरजमुखी में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है अपना शत्रु पक्षी। कई बार जो कंपटीशन एग्जाम है उसमें पूछा जाता है कि सूरजमुखी का शत्रु पक्षी कौन सा है। तो सूरजमुखी का शत्रु पक्षी है तोता। तोता जो है वो इसके
जो मुंडक है, पुष्पक्रम जो है, उससे बीज निकालता है। ठीक है, उससे क्या करेगा, बीज निकालेगा तोता। तो तोता जो है वो इसका शत्रु पक्षी माना जाता है, सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है इसके उत्पादन पे, बीजों को नुकसान पहुंचाएगा। तो तोता के प्रकोप के लिए बचने के लिए अपन क्या करेंगे, एंटी रिबन पेरेट आते हैं, जो अपन जनरली गांवों में देखते भी होंगे, कई बार आप खेतों में ऐसे रिबन टाइप में बांधे हुए रखते हैं, जिससे आवाज आती है तो उससे जो तोता या पक्षी जो है वो उड़ जाते हैं। तो एंटी रिबन पेरेट का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो उनसे क्या है, अपन अपनी फसल को तोते के प्रकोप से बचा सकते हैं। तो शत्रु पक्षी कौन सा है, तोता। उसके अलावा कटवर्म है, हरा तेला है, सफेद मक्खी लगते हैं, जिसके नियंत्रण के लिए अपन एंडासल्फान या मेथाइल पेराथियान का प्रयोग कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट इसमें लगने वाले रोगों की, कौन कौन से रोग जो है वो इसमें लगते हैं और उनके क्या क्या लक्षण है और उसका नियंत्रण अपन किस प्रकार से करेंगे। तो रोगों में सबसे पहला अपना रोग आता है पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा जो रोग है उसमें क्या होता है, पत्ती की सतह पे, जैसे अपने प्लांट की, सूरजमुखी की ये पत्ती है, इसकी सतह पे ऊपरी और निचली सतह पे क्या है, स्पॉट, धब्बे बन जाते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, स्पॉट बनेंगे, धब्बे बनेंगे। ठीक है, काले भूरे रंग के ये धब्बे जो है वो पत्ती की सतह पे बन जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए अपन क्या करेंगे, मैंकोजेब फंगीसाइड का अपन प्रयोग करेंगे। 1.5 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए अपन प्रयोग करते हैं, अगर सफेद मक्खी का प्रकोप अपनी खड़ी फसल में देखा जाता है तो। ये बात हो गई अपनी पत्ती धब्बा जो रोग है इसमें लगने वाला उसकी। नेक्स्ट इसमें लगने वाला जो रोग है वो कौन सा है, छाछा रोग, पाउडरी मिल्ड्यू या भुभुतिया रोग जिसको अपन बोलते हैं। छाछा रोग में तो सभी को पता होगा, पहले भी 2-3 क्रॉप में अपन ने इसके बारे में बात की, पाउडरी मिल्ड्यू की। सफेद चूर्ण के समान पाउडर नुमा जो संरचना है वो पत्ती की सतह पे देखी जाती है छाछा रोग में। ठीक है, तो ये जैसे पत्ती की सतह है आपको दिखाई दे रही है, ये सफेद सफेद हो रखी है, किसके कारण हो रखी है, पाउडरी मिल्ड्यू के कारण हो रखी है। छाछा या सफेद पाउडर के समान संरचना है वो पत्ती की दोनों सतह पे जमा हो जाती है, तो इसको अपन बोलेंगे छाछा रोग हो गया। छाछा रोग के नियंत्रण के लिए अपन क्या काम में लेंगे, गंधक का जो चूर्ण है उसका अपन प्रयोग करते हैं 25 किलोग्राम 1 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए। छाछा के नियंत्रण के लिए अपन क्या लेंगे, गंधक का चूर्ण जो है उसका प्रयोग किया जाएगा 1 हेक्टेयर के लिए 25 किलोग्राम मात्रा का। नेक्स्ट अपना तीसरा जो रोग है वो आता है इसमें जड़ गलन रोग, जड़ गलन, रूट रोड जिसको अपन बोलते हैं। तो फफूंद जनित अपना ये मुख्य रोग है और इस रोग का प्रकोप जो है उन स्थानों पे अधिक होता है जहां पे भूमि में जड़ जमाव के समय, यानी कि जिस समय फसल की बुआई अपन करते हैं और शेड जर्मिनेट होने वाला है, अंकुरित होने वाले हैं, उस समय अगर खेत में अधिक नमी है, पानी भराव है, तो वहां पे जड़ गलन का जो विकार है वो अपनी फसल में अधिक अपने को देखने को मिलता है। तो इसमें क्या होगा, जो संपूर्ण पौधा है वो इस प्रकार से अपना नष्ट हो जाता है, पौधे का जो जड़ वाला भाग है वो इससे प्रभावित होता है, तो इसको अपन बोलेंगे जड़ गलन। नियंत्रण के लिए क्या काम में लेंगे, वही अपना फंगीसाइड मैंकोजेब 1.5 किलोग्राम अपन प्रयोग में लेंगे। तो ये बात हो गई अपने इसमें लगने वाले मुख्य मुख्य कीट की और रोगों की, जिनके बारे में हमने बात की, कौन कौन से कीट लगते हैं और कौन कौन से रोग इसमें लगते हैं। अब कीट लग गए, रोग लग गए, उनसे अपन ने अपनी फसल को बचा लिया, तो अपनी फसल क्या है, अच्छे से तैयार हो गई, पकने की अवस्था में आ गई। अब जब फसल पक जाएगी उस समय क्या करते हैं, उसकी कटाई, मडाई और थ्रेसिंग का कार्य किया जाता है। तो जिस समय फसल जो है वो पक जाती है उस समय उसकी क्या करते हैं अपन, कटाई, मडाई और थ्रेसिंग का कार्य करते हैं। तो जब बीज, सूरजमुखी के बीज जो है वो तैयार हो जाते हैं, पक जाते हैं, उस समय क्या करते हैं, उसके जो एकेन है, जो मुंडक है, उसको काट लिया जाता है और काट के उसको डंडे की सहायता से पीट के उसके जो बीज हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार से जो थ्रेसिंग का कार्य है वो सूरजमुखी में किया जाता है। अब नेक्स्ट इसमें होती है उपज, कितनी उपज जो है वो अपने को प्राप्त होगी 1 हेक्टेयर क्षेत्र से। तो उपज की अगर अपन बात करें तो 1 हेक्टेयर क्षेत्र से अपने को 15 से 20 क्विंटल जो उपज है वो प्राप्त होगी। यानी कि 1 हेक्टेयर क्षेत्र में अगर हमने सूरजमुखी की खेती की है तो अपने को उपज कितनी मिलने वाली है, 15 से 20 क्विंटल उपज मिलने वाली है। तो ये अपनी जो क्रॉप थी सूरजमुखी सनफ्लावर की, जिसके बारे में हमने कंप्लीट बात की है। एक बार फास्टली इसको 5 मिनट के लिए अपन रिवाइज करेंगे। सबसे पहले हमने बात की थी इसके जनरल इंट्रोडक्शन की, सामान्य परिचय की,
जिसमें हमने देखा था सामान्य परिचय में इसका जो बोटनिकल नेम है, इसकी फैमिली है, उसकी हमने बात की थी, हेलियंथस एनुअस फैमिली, अपनी एस्टेरेसी कंपोजिटी, क्रोमोसोम नंबर 34, उत्पत्ति जो है वो अमेरिका। उसके अलावा पुष्पक्रम को मुंडक कैपिटुलम, और इसका जो बीज है उसको बोलते हैं एकेन। उसके अलावा सूरजमुखी के तेल, जो सूरजमुखी के अंदर जो तेल की मात्रा है वो 45 से 50%, प्रोटीन की मात्रा 40%। उसके अलावा जो सूरजमुखी का तेल जो है वो हृदय रोगियों के लिए अच्छा माना जाता है। इसमें एक अम्ल होता है लिनोलिक अम्ल, जिसकी मात्रा सर्वाधिक सूरजमुखी में पाई जाती है 64-65% के आसपास। ये शरीर में अतिरिक्त जो कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा को कम करता है। नेक्स्ट हमने बात की थी इसमें जो इसके उपयोग है उसकी, तो इसका मेनली जो उपयोग है वो तेल के रूप में किया जाता है। सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका में, अपने भारत में कर्नाटक में और अपने राजस्थान में झालावाड़ जो जिला है वो इसके उत्पादन में अग्रणी है। नेक्स्ट इसकी अपन ने क्लाइमेट की बात की थी, तो शीतोष्ण या समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु का पौधा है, जिसको मेनली तीनों सीजन खरीफ, रबी, जायद, तीनों में इसकी क्या करते हैं, बुआई। ऑप्टिमम टेम्परेचर की अगर अपन बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस जो है इसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर रहता है। उसके आगे हमने बात की थी इसकी मृदा की, सोइल की, तो इसकी खेती के लिए उचित जल निकास वाली जो दोमट मृदा है, जिसका पीएच मान 6.5 से 8.5 है, उसकी बुआई अपने उस जगह पे अपन इसकी बुआई कर सकते हैं। उसके अलावा हमने बात की थी इसकी उन्नत किस्मों की, जिनमें BSH1 है, CO5 है, DRSH1 है, KBSH1 है, TAS82 है, एमसन रिकॉर्ड है, मोर्डन है, सूर्या है। इनकी बुआई अपने को करनी चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की थी इसकी बीज दर की। बीज दर में इसकी जो बीज दर है वो सामान्य 8 किलोग्राम काम में लेते हैं। उसके अलावा बीजोपचार थायरम के द्वारा करते हैं। अंतरण दूरी जो है स्पेसिंग 60 × 20 सेंटीमीटर रखी जाती है। बुआई का जो उपयुक्त समय है तीनों सीजन में अगर अपन बात करें, खरीफ में 15 जून से 15 जुलाई, रबी में 15 नवंबर से 15 दिसंबर और जायद में 15 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य इसकी बुआई अपने को करनी चाहिए। उसके बाद बात की हमने इसके लिए खाद, मेन्योर एंड फर्टिलाइजर की, तो 10 टन FIM की मात्रा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास लगभग 40-50 किलोग्राम के आसपास इसकी खेती के लिए अपन काम में लेते हैं। नेक्स्ट हमने बात की इसकी इरिगेशन की, तो 3 इसके मुख्य समय थे सिंचाई के, फूल आते समय, डिस्क बनते समय और दाना निर्माण के समय सबसे अधिक सूरजमुखी में सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था अपनी अंतराकृषि को। अंतराकृषि में पेंडामेथालिन या एलाक्लोरलासो का प्रयोग इसकी खेती में किया जाता है शाकनाशी के रूप में। उसके बाद हमने बात की इसके लिए लगने वाले इसमें मुख्य जो कीट थे उनके, तो कीटों में अपना कौन सा था, अपना कटवर्म हो गया, हरा तेला हो गया, सफेद मक्खी हो गया। वो कीट जो है वो इसकी फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। नियंत्रण के लिए अपन एंडोसल्फान, मिथाइल डेमाटोन का प्रयोग कर सकते हैं। अगर शत्रु पक्षी की अगर अपन बात करें तो तोता का प्रकोप इसकी फसल को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाता है। तोता जो है वो इसके बीजों को निकालता है चोंच की सहायता से। इसके नियंत्रण के लिए अपन एंटी रेबन जो पेरेट है उसका अपन प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की थी इसमें लगने वाले मुख्य रोग, जिनमें सबसे पहले अपन ने बात की थी पत्ती धब्बा रोग। पत्ती धब्बा में इसके सिम्टम्स पत्ती की सतह पे भूरे काले रंग के धब्बे बन जाते हैं। नियंत्रण के लिए अपन मेनकोजेब का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद बात की हमने छाछा, पाउडरी मिल्ड्यू की, तो छाछा में क्या होगा, पत्ती की सतह पे सफेद पाउडर नुमा संरचना बन जाती है। नियंत्रण के लिए गंधक के चूर्ण का अपन प्रयोग करते हैं 25 किलोग्राम। के बाद बात की हमने जड़ गलन की, तो जड़ गलन भी एक फंगल रोग है, फफूंद जनित रोग है, और इसका प्रकोप होने पे वहां पे सर्वाधिक होता है जहां पे जड़ जमाव के समय पानी भरा रहता है, और नियंत्रण के लिए अपन फंगीसाइड मेंकोजेब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमने बात की इसमें उपज की, कितनी उपज अपने को 1 हेक्टेयर क्षेत्र से प्राप्त होती है, तो 15 से 20 कुंटल जो उपज है वो अपने को 1 हेक्टेयर क्षेत्र से प्राप्त होती है। तो ये अपनी आज की सूरजमुखी की खेती थी, जिसके बारे में अपन ने कंप्लीट बहुत ही डीपली जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो बात की है। कुछ भी स्कोप में इससे बाहर नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्लास है वो अपन कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।